अब ये दूसरा है मेरे पास फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन। ये दोनों आप लोग ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि आगे आपको बहुत सारा यही दोनों के साथ काम करना होगा। ये है फेनोल्फथैलीन, देख रहे हैं, इसका रंग नहीं है, कलरलेस रहता है, पानी जैसा ही रहता है, लेकिन ये कलर चेंज कैसे दिखाएगा ये आप जब टाइट्रेशन सीखेंगे तभी आप इसको पहचान सकेंगे कि अम्ल क्षार को कैसे पहचाना जाता है इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स के द्वारा। अब हम लोग अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो जैसे मैंने एक टेबुलर फॉर्म आपके लिए किया है, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ सूचक है 4, नीला लिटमस, लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन। ये चारों लिटमस मैंने लिया है। इधर मैंने केवल अम्ल लिया है, HCl, H2SO4, HNO3, और ये एसिटिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है जो हम लोग भोजन, जो तरह तरह का फल वगैरह खाते हैं उसमें ये पाया जाता है। तो ये सब तो इनऑर्गेनिक है, खनिज अम्ल है, और ये हमारा ऑर्गेनिक है। ये इन सब के बारे में भी आपको आगे पढ़ना होगा। इसका प्रभाव हम लोग देखेंगे। तो नीला लिटमस का प्रभाव होगा, लाल होगा, और लाल लिटमस का कोई प्रभाव इन अम्ल पर नहीं होगा, तो यहाँ मैंने डैश कर दिया। और मिथाइल ऑरेंज का क्या प्रभाव होगा इन अम्ल पर, तो वो जो ऑरेंज था वो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और फेनोल्फथैलीन जो है वो रंगहीन ही दिखाएगा। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। ये क्षार मैंने लिखा है NaOH, CaOH2, KOH, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने 5 ठो लिखा। ये बहुत ही कॉमन है आपके लेबोरेटरी में, एकदम आराम से आपको इसी सब के साथ आपको सारा क्रिया करना है, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए नीला लिटमस के साथ डैश हो गया, इसका प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं। और लाल लिटमस के लिए ये एक्शन दिखाया और ये नीला कलर हो गया। मिथाइल ऑरेंज में यह पीला हो जाता है। जितने क्षार हैं इनका कलर बदलता है, और यही पॉइंट हम लोग को पहुंचना पड़ता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमने पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट किया। ये हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बस जानकारी के लिए दे रही हूँ। इसके बाद है ये फेनोल्फथैलीन। यहाँ तो रंगीन था, लेकिन क्षार में यह गुलाबी कलर का, बहुत ही सुंदर पिंक कलर का, जैसा पिंक मैंने ये लिखा है वैसा ही गुलाबी रंग का ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये चारों का प्रयोग आप अपने प्रयोगशाला में हरदम करेंगे, इसलिए जो मुख्यतया जो जो कार्य आप करेंगे उनकी मैं थोड़ी आपको जानकारी दे रही हूँ। अब दूसरा चीज़ है कि हम लोग तो प्याज खाते हैं, वेनिला एसेंस जो केक वगैरह में डाला जाता है, लौंग का तेल का तो मेडिकल वैल्यू भी है, दांत दर्द ये सब में यूज़ करते हैं, और इसको भोजन का तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा खाना बनाए तो लौंग तो ज़रूर डालेंगे। ये सब बहुत तेज़ गंध वाले चीज़ हैं। क्या है ये? बहुत तेज़ इसमें गंध है। तो लेकिन इसका प्रभाव हम लोग देखेंगे। इसे कहते हैं गंधीय ऑल्फैक्टरी, यानी सुगंध, जो गंध हमको नाक से लगता है, ऐसे भी सूचकों के प्रभाव हम लोग देखेंगे। तो प्याज का अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं, वो गंध जो प्याज का अपना खास गंध है वो कायम है। वेनिला का भी जो गंध है स्पेशल, वो कायम है। लौंग का तेल का भी गंध है। लेकिन जैसे ही आपने कोई क्षार डाला तो क्या हो जाएगा? ये गंधहीन हो जाएगा। प्याज के साथ, वेनिला के साथ भी ये गंधहीन हो जाएगा, और लौंग का तेल के साथ भी ये गंधहीन हो जाएगा। तो गंध से भी हम लोग अम्ल और क्षार को पहचानते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा क्या कि विभिन्न सूचक, प्राकृतिक सूचक और सिंथेटिक सूचक, और इनका प्रभाव अम्ल और क्षार पर कैसे होता है। और फिर गंधीय कुछ है कि जो गंध का असर दिखाते हैं, तो उससे भी हम लोग अम्ल और क्षार को पहचानते हैं। तो ये अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म है। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको
बताना चाहूँगी कि अम्ल जो है वह कैसे बनता है। अम्ल हमेशा अधातु के ऑक्साइड्स को जब हम जल में घुलनशील करते हैं तो वह अम्ल बनता है। आप याद रखेंगे कि अम्ल क्या है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने वाटर में घुलनशील किया तो हमें सबसे साधारण अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल मिलता है? कार्बनिक अम्ल। आप बताइए, तो आपने कार्बनिक अम्ल पिया है? ज़रूर पिया है। आपने जो भी आप पेप्सी वगैरह कोको कोला ये सब पीते हैं, उसमें क्या है? उसमें कार्बनिक अम्ल मिला रहता है और यह थोड़ा बहुत हमारे लिए अच्छा भी है क्योंकि बहुत वीक अम्ल है। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप खोलते हैं तो वो बुलबुला जैसा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बाहर निकलने लगता है। तो ये कार्बनिक अम्ल जो है, यह कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील रहता है इसमें, लेकिन जैसे ही आप खोलते हैं तो वो बाहर हो जाता है। तो ये अम्ल है। और क्षार इसके विपरीत क्या है? तो क्षार है धातु के ऑक्साइड्स। क्या है? धातु, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब, पोटाशियम, इन सब के ऑक्साइड्स जब जल में घुलनशील करते हैं, हम लोग जल में घुलाते हैं, तो ये सभी क्षार देते हैं। अब आपको एक बात अभी मैं बता दूं कि सभी जो ऑक्साइड्स हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स, यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन ये सभी पानी में घुलेंगे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जो घुलते ही नहीं हैं या फिर बहुत ही कम घुलनशील रहते हैं। तो इस तरह के जो भी ऑक्साइड्स हैं, इन्हें हम भस्म कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि सभी मेटेलिक ऑक्साइड्स तो बेस ही हैं, लेकिन जो बेसिक ऑक्साइड्स पानी में घुल गए उसे हम एल्कली या क्षारक कहते हैं। तो ये फ़र्क आप लोग आगे और भी सीखेंगे। अभी मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दी हूँ। अब आप देखेंगे कि अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे कैसे अभिक्रिया करता है। जैसा आपको बताया गया है कि बहुत ही आसान है। जिंक का टुकड़ा लीजिए, मैंने आगे भी दिखाया था कि जिंक का टुकड़ा लिया और आपने H2SO4 उस पर डाला था और वो तुरंत जो है वह हाइड्रोजन गैस, फदफदाहट की आवाज़ आती है और गैस देने लगता है। यह क्रिया बहुत ही आसान है और इजीली आप कर सकते हैं। और फिर उस हाइड्रोजन गैस की आप पहचान करेंगे। एक मोमबत्ती उसके पास ले जाएंगे तो वो ज़ोर से वो गैस पोप पोप की आवाज़ के साथ जल उठती है। तो ये हमारी पहचान है। इसका मैंने एक सरल इक्वेशन आपके लिए लिख दिया है, 2HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2। तो एक जनरल आप इक्वेशन लिख लें, अम्ल प्लस धातु बराबर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बहुत ही कॉमन है अम्ल के साथ। क्षार के साथ उतना कॉमन नहीं है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग क्षार है NaOH, तो यह जिंक के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और इसमें भी हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। लेकिन यह सभी धातुओं के साथ ऐसी ये अभिक्रिया नहीं कर पाता है। तो यह भी आगे आप लोग सीखेंगे कि क्यों नहीं कर पाता है। तो हम लोग फिर से सीखें कि अम्ल और धातु बहुत ही आराम से रिएक्शंस देते हैं और लवण और हाइड्रोजन गैस वेरी इजीली। तो हाइड्रोजन गैस अगर प्रयोगशाला में बनाना है तो हम जिंक ले लेंगे और उस पर अम्ल HCl या H2SO4 डालेंगे, हमको तुरंत गैस मिल जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्षार के साथ, और आगे तो हम लोग को और भी मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग क्षार के साथ हाइड्रोजन गैस निकालने का कार्य नहीं करते हैं। तो अब हम इसके अगला भाग में चलेंगे।